ओके लेट्स स्टार्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट क्या होता है बेटा 1830s में। इट मीन्स 1830 से लेके 1840 तक यूरोप में बहुत ज़्यादा भुखमरी आ जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से वहाँ के जितने भी नॉर्मल पीपल थे उनको परेशानी होती है। बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, कोई पानी नहीं पिएगा। अभी सेकंड पीरियड है बेटा। देखो द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप में क्या बताया है 1830s में इकोनॉमिक बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाती है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सो एन इनॉर्मस इंक्रीज पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ जाती है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब। वो कहते हैं कि जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा होते हैं देन एम्प्लॉयमेंट, और काम में कम होता है। जैसे कि आज हरियाणा की बात कर लें हम, हमारे यहाँ पे जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा हैं और जॉब नहीं है। ठीक है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड, अंडरलाइन करो यहाँ से, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज। गाँव वाले शहर में आ जाते हैं टू लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम। और कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे स्लम रहते थे। पहले ही जो बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया था, स्लम बस्तियाँ रहती थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन। यहाँ से अंडरलाइन करो, स्मॉल जो प्रोड्यूसर थे, छोटे छोटे जो प्रोडक्शन करने वाले थे, उनको स्टिफ कंपटीशन का मतलब काफ़ी गहरा, या ये कह सकते हो काफ़ी हार्ड कंपटीशन करना पड़ा फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर थे बेटा, इंग्लैंड से जो सामान आता था वो क्वालिटी भी अच्छी होती थी और वो सस्ता भी होता था, उससे कंपटीशन करना पड़ा। अब मान लो इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो महंगे थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब बाहर से जो आ रहा था क्वालिटी अच्छी थी, सस्ती थी, तो वो कौन से लेंगे, बाहर वाले लेंगे। तो हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको भी काफ़ी परेशानी हुई। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। और इंग्लैंड में बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाई जा रही थी। दिस वॉज स्पेशली इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। कौन से प्रोडक्शन में, सबसे ज़्यादा कपड़े में, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन द होम्स और स्मॉल वर्कर्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। और ये क्या, उसका कहाँ काम था बेटा, टेक्सटाइल का, मतलब छोटे छोटे घरों के आसपास इसको काम बनाकर इसको यूज किया गया था। इन दोज रीजन ऑफ द यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। अब देखो क्या हुआ यूरोप में, या हमारे जो एरिस्टोक्रेसी थी, जिसके पास पैसे थे वो इस चीज़ का एंजॉय कर रहे थे। अब मान लो आज भी जिसके पास पैसे हैं, क्या उसको छोटे छोटे सामान के लिए मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं, वो अपने सर्वेंट को भेजते हैं और सामान आ जाता है। लेकिन कंपेयर देन पीजेंट्स, जो हमारे पीजेंट्स थे उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। अंडरलाइन कर लो, फ्यूडल ड्यूज होता है बेटा एक तरीके का सामंतवादी सिस्टम होता है, या ये कहो कि जमींदार के अंदर उन्होंने जो ड्यूज ले रखे थे, मनी लेंडर से उन्होंने जो पैसे ले रखे थे, एक तो उसका बर्डन था उसके पास, एंड ऑब्लिगेशन, और उसकी कितनी जिम्मेवारियां थी। प्रोडक्शन अच्छी हो नहीं रही थी, पैसे का दबाव था, तो पीजेंट जो स्ट्रगल कर रहा था किसके लिए, अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ए बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। का मतलब होता है बेटा गरीबी इन टाउन एंड कंट्री। देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब अच्छी तो क्या कह सकते हैं, बुरी बात है कि जो हमारा किसान है उसके पास ड्यूज बहुत ज़्यादा करने पड़ते थे, जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा थी, खाने के भाव बढ़ गए थे, फसल उसकी ख़राब हो जाती है, तो गरीबी की अवस्था में पहुंच जाता है। जितने भी सिटी में थे, कंट्री में जितने भी प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे दुखी होते हैं। अरिस्टोक्रेटी वाले अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो पूरे पैराग्राफ में आपने क्या देखा, बेरोजगारी बढ़ रही है, अरिस्टोक्रेसी मज़े ले रही है, स्मॉल प्रोड्यूसर परेशान हैं। लेकिन हरियाणा की बात नहीं, इंडिया में क्या हो रहा है बेटा, बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाती है। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इंग्लैंड में जो वहाँ का प्रोडक्शन था वो सस्ता होने की वजह से। अब मान लो हमारे वाले प्रोड्यूसर हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अगर उनका सामान बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं तो बेरोजगारी फैलेगी। क्योंकि हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जब हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोजगार कैसे देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी फैलेगी। सेम प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, द ईयर 1848, अंडरलाइन करो, द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। यह वो ईयर था, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। पूछ सकते हैं इन विच ईयर, वो कौन सा ईयर था जिसकी वजह से पेरिस में रहने
रहने वाले लोग सड़कों पर आ जाते हैं। 1848 में क्या होता है बेटा, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती। पेरिस के लोग उसका विद्रोह करने के लिए कहाँ पर आ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप, देखो बेटा बैरिकेड्स लगाए थे ना, वो तोड़ दे देते हैं और जो लुई फिलिप है उसको हटा दिया जाता है। आपको पता है लुई वहाँ पर क्या होता है, किंग होता है, उसको हटा दिया जाता है। अब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमारे को मोनार्की सिस्टम के अंडर नहीं रहना है, हम क्या करने वाले हैं, अपने आप को एक डेमोक्रेसी के अंदर लेकर आने वाले हैं। बहुत अच्छा किया। अभी तो 3-4 ईयर आपको याद रखने हैं। आगे देखो, नेशनल असेंबली, फ्ली का मतलब क्या है? भगा देना। फ्ली का मतलब होता है बेटा भगा देना। राजा को वहां से भगा दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया। आगे देखो, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, और उन्होंने नेशनल असेंबली मतलब पार्लियामेंट, उन्होंने क्या दावा कर दिया, हमारी एक पार्लियामेंट है, एक रिपब्लिक है, एक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबाउट 21। यहाँ से अंडरलाइन करो, देखो राजा को भगा दिया गया, ठीक है, क्या बना लिया, नेशनल असेंबली का दावा किया, अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया, और साथ साथ में सफरेज होता है, राइट टू वोट, और जितने भी अडल्ट मेल, ओनली मेल की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, जो 21+ थे उनको राइट टू वोट का अधिकार दे दिया गया। इट मीन्स आप ये देखो फीमेल की बात नहीं हो रही है, अभी भी फीमेल को राइट टू वोट नहीं मिला है। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और उनको काम करने की भी गारंटी दे दी। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और वहाँ पे काम करने का भी प्रोग्राम सेटअप कर दिया। आपने क्या देखा, 1848 में राजा के खिलाफ कार्रवाई होती है, पेरिस के लोग यहाँ रोड पे आ जाते हैं, अपने आप में डेमोक्रेसी लेके आते हैं, 21 से जितने भी प्लस में उनको राइट टू वोट दे देते हैं, काम करने का भी अधिकार दे देते हैं, और अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो एक हो गया हमारा 1848 वाला। नेक्स्ट देखो सेम ऐसा ही अर्लियर इन 1845, देखो 1848 में तो पेरिस में हुआ था ना, अब ये दूसरी जगह सिसिली, सिलेसिया, सिलेसिया भी सिसिली अलग था, सिलेसिया है, देखो अर्लियर इन 1845 वेवर्स इन सिलेसिया, वेवर होते हैं बेटा बुनकर, वेवर्स इन सिलेसिया हैड लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ठेकेदार के खिलाफ वो क्या कर देते हैं, वही विद्रोह करते हैं। 1845 में सिलेसिया में एक रिवोल्ट होता है, किसके खिलाफ बेटा, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, हु supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payment। ध्यान से सुनो, 1845 में जो वहाँ के नॉर्मल मैन होते हैं वो किसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, उनके खिलाफ, जो उनको कच्चा माल सप्लाई करते थे, कच्चे माल के बदले उनको क्या देते थे बेटा, तैयार माल देते थे। मान लो कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल दे दिया तो उनको कपड़े तैयार करके देते, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो तैयार माल के बहुत कम पैसे देते थे, अब उस पैसे से उनको गुजारा नहीं होता, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। अब 2 रिवोल्ट हो चुके हैं, एक तो 1848 वाला पेरिस में, ये सिलेसिया में 1845, ये किसके खिलाफ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, और उन्होंने किसके खिलाफ किया था, किंग के खिलाफ। ये याद रखने सारे अलग अलग क्वेश्चन। जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ, अंडरलाइन कर लो, डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द सिलेसिया विलेज एज ए फॉलो। एक यहाँ पे जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो एक गांव का वर्णन करता है। अब देखो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर जो है के खिलाफ गांव वाले इकट्ठा होकर उसके घर जाते हैं, उसके घर में जितना भी सामान है सारा तोड़ फोड़ कर देते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं, और वो जमींदार क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। जिस गाँव में वो भागता है ना, वहाँ पर भी उसको कोई रोकने के लिए जगह नहीं देते, फिर क्या करते हैं 24 आवर्स के बाद बेटा उसको पुलिस प्रोटेक्शन के तहत वापस लाया जाता है, और जितने भी जो हमारे किसान वगैरह थे उनको लास्ट में 10-12 गोली मार दी जाती है। देखो अब ऐसा न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, इन दिस विलेज विद 18,000, वहाँ पर 18,000 की पब्लिक आबादी है, कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। देखो बेटा पुराने टाइम में सिलेसिया में बताया गया है गांव में 18,000 आबादी वाली जनसंख्या वाले गांव है। मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कॉटन कपड़े बनाना का काम था। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, गरीब लोगों के साथ की स्थिति बहुत खराब थी। वर्कर थे ना बेटा, मिजरी का मतलब होता है दयनीय, उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब, जॉब की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। हैज़ बिन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर, देखो गरीब लोग हैं, जॉब चाहिए, अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या सोचा कि इनको तो जॉब लेनी
मिलता था। आज के दिन देखो हरियाणा में बेरोजगारी है ना बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम पर आवर के हिसाब से अगर मान लो 500 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन मजबूरी में हम लॉकडाउन में हमने 300 में भी काम किया है, ठीक है, और भी ज़्यादा अगर लॉकडाउन आ जाता तो 200 में भी काम करेंगे, और कुछ भी नहीं मिलता तो हम 100 पर आवर के हिसाब से भी काम करेंगे। तो वो मजबूरी है ना। अगर ज़्यादा आपके पास लेबर है, मान लो लेबर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको 5 की जगह 1000 भी पे करने पड़ेंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन की हालात कैसी है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि तो बहुत संख्या में है और इनको तो पैसे की जरूरत है, तो मैं इनको सस्ते में काम करवा लेता हूँ। अब सस्ते में काम करवाने लग गया कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो, अब टाइम नोट कर लो यहाँ पे, कब की बात है बेटा, ऑन 4 जून एट 2 PM, 2 बजे की बात है। इलाज एक लंबी भीड़ वहाँ पर कहाँ चली जाती है बेटा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके घर में पहुँच जाती है, और किसकी बात करती है, हाई वेजेस की बात करती है। पूरी भीड़ इकट्ठी होकर उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पर पहुंच जाती है और क्या कहते हैं कि हमारे की वेजेस जो हमारी मजदूरी है उसको बढ़ाओ। दे वर ट्रीटेड विद स्कोर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली, लेकिन उनको अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, उनके साथ क्या किया जाता है बेटा, नफरत के साथ उनको बिहेव किया जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरा ग्रुप घर में घुस जाता है। अब एक्शन देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, स्मैश इट्स एलिगेंट विंडो, जो शानदार विंडो बनी हुई थी उसको तोड़ देते हैं, पेन को तोड़ देते हैं, फर्नीचर को तोड़ देते हैं। क्रोसलिन का मतलब होता है बेटा चिन्नी मिट्टी के बर्तन जो बने हुए थे उसको तोड़ देते हैं। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस में घुस जाता है, प्लंडर्ड लूट लेते हैं सप्लाईज ऑफ द क्लॉथ्स विच दे टोल्ड टू श्रेड, जो कपड़े वो सप्लाई के लिए भेजते थे उन कपड़ों को फाड़ देते हैं, और क्या कर देते हैं बेटा, जो भी सामान वहाँ पर रखा हुआ था उन सबको फेंक देते हैं। इट मीन्स नेट सेल में वो जमींदार के घर को सारे के सारे को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब जमींदार क्या करता है, देखो, कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली टू ए नेबर विलेज, जमींदार नेबर गांव में भाग जाता है, वहां पर भी उसको कोई शेल्टर नहीं मिलता। 24 आवर में पुलिस प्रोटेक्शन में वापस आता है। अब अंडरलाइन कर लो, एक क्वेश्चन आ सकता है, इन द एक्सचेंजेस दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट, 11 वीवर्स होते हैं उनको लास्ट में मार दिया जाता है। ये कहानी थी। हर बार इंडिया में ऐसा ही हुआ है, जब हम क्या थे बेटा, कॉलोनी के अंडर थे, हमेशा क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है। विद्रोह को एक बार दबाने की कोशिश की गई, लास्ट में विद्रोहियों को ही लास्ट में मार दिया जाता। सेम ऐसा हुआ, देखो जमींदार के नुकसान तो हुआ लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा ना, मरे कितने, हमारे 11 जो क्या थे बुनकर थे, वो 11 को मार दिया गया। लास्ट में जिसकी कॉलोनी होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो जमींदार को या जो पीजेंट्स थे उनको लास्ट में दबा देते। यही वजह रहा कि इंडिया को आज़ाद होते होते कितने साल लग गए, जितने भी हमारे रिवोल्ट हुए उनको लास्ट में दबा दिया गया। दबाने के बाद क्या था, उनको खड़ा होने में सालों लग जाते, फिर दबा देते, फिर खड़ा होने में सालों लग जाते। अरे ऐसा इंडिया में नहीं था, पूरे वर्ल्ड में था। हम तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, कंपेयर करके देख लो अपने इंडिया से, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से। कितने 1857 से रिवोल्ट चालू हुआ और आज़ाद कब हुए, 1947 में। देखो कितने साल लगे, और उससे पहले भी हमने काफ़ी रिवोल्ट किए, जमींदारों ने किए हैं काफ़ी, कुछ नहीं हुआ। आगे देखो बेटा, 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब जो 1848 में रिवॉल्यूशन कौन करता है, लिबरल्स मतलब उदारवादी। उदारवादी कौन से थे बेटा, जो क्या चाहते थे, मार्केट पर सिर्फ फ्री ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और लिबरलिज्म को कौन फॉलो करता है, अमेरिका वाले फॉलो करते हैं। अब देखो, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848। वो कहते हैं कि 1848 में चारों तरफ रिवोल्ट हो रही थी, उससे क्या हो गया बेटा, गरीबी छा जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, भूखमरी आ जाती है, और लेकिन किसी को भी कोई आज़ादी नहीं मिलती। अभी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं बना है। कब की बात हो रही है, 1848 की बात हो रही है। ए रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर। और अब रिवोल्यूशन कौन करने वाले हैं, एजुकेटेड पीपल करने वाले हैं। उसमें बिजनेसमैन आ सकते हैं, टीचर आ सकते हैं, ट्रेडर आ सकते हैं, ठीक है। इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रोट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क। 1848 में बेटा फिर से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को हटा दिया जाता है, एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। और रिपब्लिक बनाया जाता है जिसमें जो हमारे एडल्ट्स हैं, मेल हैं, उनको सफ्रेज राइट टू वोट दे दिया जाता है। हैड बिन प्रोक्लेम्ड
इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट हियर एग्जिस्ट। वो कहता है यूरोप के कुछ और पार्ट हैं जहाँ पर अभी तक नेशन स्टेट नहीं मिले हैं। अंडरलाइन कर लो कौन कौन से हैं वो। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अंपायर, मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स। अब वहाँ पे मैन और वुमेन दोनों इकट्ठा होकर डिमांड करते हैं बेटा किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड विद नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब देश के साथ साथ हमारा अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देखो कभी भी राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर संविधान नहीं होगा तो राइट्स नहीं होंगे। राइट सबसे पहले कौन देगा, जब कोई ना कोई हमारे पास एक लीगल कोई ना डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि हाँ ये देश के नागरिकों को अधिकार मिलेंगे। अब वो क्या चाहते हैं कि दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर इंटरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स। अब काफ़ी विद्रोह हो जाता है। एजुकेटेड पीपल ने देखा कि अब तो सारी दुनिया हमारे साथ है, काफ़ी लोगों के साथ है। अब साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि हमारे को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और हमारे को अपने संगठन बनाने की, अपने एलओएस बनाने की, अपने ग्रुप बनाने की भी आज़ादी होनी चाहिए। फ्रीडम के लिए सबसे पहले हमारे को क्या होना चाहिए बेटा, नेशन स्टेट कब बनेगा, जब आपके पास एक पार्लियामेंट होगा। ठीक है, पार्लियामेंट किसको बनाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो हमारे को क्या मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो हमारे को फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलेगी। पहले पता क्या होता था अंग्रेजों के टाइम में, जब भी कोई भी रिवोल्ट होता सबसे पहले बैन किस पे लगाया जाता, प्रेस पे, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपेगा नहीं, लोगों को पता नहीं लगेगा, तो लोग अवेयर कैसे होंगे। अब हमारे को ये पता लगा कि इंडिया ने 7 मेडल जीते। कैसे पता लगा, अगर आपके पास टीवी नहीं है, फोन नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, तो क्या आपको पता लगता, आप वहां जापान के टोक्यो से लाइव मैच यहाँ देख रहे हो, किसके थ्रू, कोई ना कोई ऐसा सोर्स तो है ना। अगर ब्रिटेन वाले इस पुराने टाइम में सभी सोर्सेज को क्या कर देते थे बेटा, बैन लगा देते थे, इसी वजह से हमारे को पता ही नहीं लगता क्या होने वाला है, नहीं पता लगता ना। हमारे को गोल्ड मेडल मिला, आपने देखा होगा सबके सब पूरा इंडिया इतना एक्साइटेड था कि हाँ, और इवन हरियाणा तो और भी ज़्यादा था क्योंकि वो हरियाणा के थे। आपको पता ना टोटल 120 प्लेयर में से 30 हरियाणा के थे, और हरियाणा का रेशो देखो 7 में से 3 मेडल हमारे पास। ठीक है, 3 मेडल में देखो गोल्ड भी हमारा है, सिल्वर भी हमारा है, ब्रॉन्ज भी हमारा है, और हॉकी वाले 2 और ले ले तो अलग से, तो कितना रेशो रहता है हरियाणा का, कितनी अच्छी बात है। कितने ऐसे स्टेट हैं जिनका खाता ही नहीं खुला, समझ रहे हो ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटा हमारी रैंक जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी आई है, 50 टॉप 50s में हमारी रैंक आई है, अदरवाइज बहुत लेट रहते थे, समझ रहे हो ना। टॉप 50s में आ गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, और गोल्ड तो कई सालों के बाद आया, 13 साल में, समझ रहे हो। पहले कब आया था, आई थिंक 2008 में अभिनव बिंद्रा का आया था, और अब ये आया। तो ये देखो कितना प्राउड वाला मोमेंट है, और एक बच्चे ने इतनी मेहनत की और गोल्ड मेडल लेके आया। पैसे का कोई मैटर नहीं, उसको 10, 11, 12 करोड़ तक के पैसे का ऑफर दे दिया गया अभी तक, और उसके बाद और भी मिलेंगे उसको। तो जिंदगी में अगर एक मेडल ले आते हैं तो पूरी जिंदगी क्या है बेटा, एक तरीके से सक्सेस हो जाती है। अब देखो ये जो पानीपत वाले लड़के को मिला है मेडल मिला है, तो साथ साथ दूसरे वाले को भी मिला था। उस दिन दूसरे वाले की कोई बात नहीं चल रही थी, बिल्कुल उसको हाइड कर रखा था, ठीक है। लेकिन पहली बार जब ब्रॉन्ज मिला था ना, उस दिन सिर्फ उसी की बात थी। पहले देखो उसको मीराबाई चानू से, उसके बाद एक लवलीना को भी मिला था, उस दिन तो सिर्फ लवलीना ही छाई हुई थी। लेकिन कल परसों वाले में क्या था, नीरज पुनिया, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया को भूल गए थे। तो ऐसा होता है, एक बड़ी चीज़ जो छोटे वाले को अपने आप वो कवर कर देती है। तो आप लोगों को भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट लेके आना है बेटा, जिससे अपना देश, आपके पेरेंट्स भी आप पर, इवन टीचर भी आप पे प्राउड फील करें। और आपके लिए तो मौका है ही, अभी 10th में आप ऐसा करा के दिखा सकते हो, ऐसे कर सकते हो डेफिनेटली। यस और नो? यस मैम। आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जो ये लड़के ने मेडल लेकर आया है, गोल्ड मेडल, इसने अपने 2017 में अपने उस पर टैग कर रखी थी लाइन, ठीक है, और उसी लाइन को ये हर दिन देखता था, और उसको का रिजल्ट था ये आज। और अपने इंडिया में सबसे बड़ी दुख भरी बात पता क्या, तो जो चीज़ हाईलाइट नहीं होती ना, वो कुछ करके दिखाती है। जो पहले ही हाईलाइट हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, उसका रिजल्ट हमेशा बेकार आता है। तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है? यहाँ से तो आई थिंक किसी को नहीं उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या, और जिससे उम्मीद थी
विनेश फोगाट से तो 100% उम्मीद थी। इवन बेटा 16 प्लेयर हमारे शूटिंग से थे और 100% थी कि शूटिंग वाले मेडल लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन शूटिंग में एक भी मेडल नहीं आया। शूटर समझते हो ना, 16 गए थे। मनु भाकर से उम्मीद थी, एक दीपक पुनिया थे शायद, उनसे भी उम्मीद थी, लेकिन क्या रहा, सबसे ज्यादा क्या था कि विनेश फोगाट पक्का लेकर आएगी। अमित पंघाल का तो कोई मान ही नहीं सकता कि नहीं लेकर आएगा ये लड़का, लेकिन नीरज चोपड़ा का नाम ही नहीं था।